साहब, थैंक यू वेरी मच। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी तकरीरें सुनने के लिए दुनिया भर में लोग इकट्ठा होते हैं। एक ऐसा शख्स जो 28 साल से राजनीति में है, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, अपनी बात बेबाकी से कहते हैं और अपनों के लिए लड़ते हैं। प्लीज वेलकम असदुद्दीन ओवैसी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में हमारी आज की जज, हिंदुस्तान टाइम्स की सीनियर जर्नलिस्ट कुमकुम चड्ढा को। और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इजाजत चाहेंगे आज की जज कुमकुम चड्ढा की। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब के पॉलिटिकल करियर पर। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी अपने बेबाक बयानों की वजह से हमेशा खबरों में बने रहते हैं। सोनिया गांधी आज हुबली में है, राहुल गांधी हुबली में। अरे बात करो, मस्जिद को शहीद कर दिया, दरगाह को तोड़ दिए। हुबली में 150 बच्चे हैं, मगर शेतकर के लिए तायीद करने सोनिया गांधी आती है, जो आरएसएस से निकले और आज भी आरएसएस में है। असदुद्दीन ओवैसी 1994 में पहली बार आंध्र प्रदेश असेंबली के एमएलए का चुनाव जीते। 2 बार एमएलए बनने के बाद असदुद्दीन ओवैसी 4 बार हैदराबाद से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस के लिए असदुद्दीन ओवैसी को संसद रत्न की उपाधि से नवाजा जा चुका है। सियासत के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी माइनॉरिटीज की भलाई के लिए भी काम करते हैं। दारुस सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन असदुद्दीन ओवैसी इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस पढ़ाने वाले कई प्रोफेशनल कॉलेजेस को चलाते हैं। ओवैसी हॉस्पिटल और प्रिंसेस इसरा हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करवाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक के जरिए भी गरीब लोगों की मदद करते हैं। द रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर के 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में असदुद्दीन ओवैसी का नाम बार बार शुमार होता है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी AIMIM को नेशनल लेवल तक पहुंचाया है। महाराष्ट्र और बिहार के चुनाव जीतकर अपने विरोधियों को चौंकाया है। पेशे से वकील, लंदन के लिंकन्स इन बार एट लॉ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आपकी अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर। आपकी अदालत में AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप है कि ये एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हैं। ओवैसी साहब, ये सच है कि आपका राजनीति मानने का कोई इरादा नहीं था, आप तो क्रिकेटर बनना चाहते थे, बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे। जिंदगी में मुक़द्दर के फैसले आप और हम नहीं करते, वो तय करने वाला ऊपर वाला होता है। तो हाँ, एक उस जवानी में एक ख्वाहिश थी कि क्रिकेटर बने। फिर बुज़ुर्गों ने समझाया कि आप पढ़िए, तालीम हासिल करिए। तो हमने हमारे वालिद की बात को माना और फिर तालीम हासिल करने के लिए चले गए। वो मैच याद है आपको जिसमें आपने 6 विकेट ली थी? हाँ, वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी वर्सेस बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का इंटरवर्सिटी फाइनल था उस्मानिया यूनिवर्सिटी ग्राउंड में, और हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ओपनिंग बॉलर थे। तो मैच में मैं 6 विकेट लिया और दूसरी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से वेंकटेश प्रसाद ओपन कर रहे थे बॉलिंग, तो उनको शायद 1 या 2 विकेट मिले। वो साउथ जोन यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट में मैं सेलेक्ट हुआ था। तो फिर उसके बाद क्रिकेट का करियर ख़त्म हो गया। हम बड़ा नुकसान कर दिया आपने क्रिकेट का, अच्छा बॉलर मिस कर दिया हमने। नहीं, मेरा फ़ायदा हो गया। भाई आज नहीं मालूम, देखिए खेल में क्रिकेट में नहीं मालूम क्या होता था, बट ये मेरे साथ जितने भी हमारे साथी थे माशाल्लाह बेहतरीन खिलाड़ी थे, बेहतरीन बैट्समैन थे, बॉलर थे।
बट ये है कि ज़िंदगी एक सफ़र है, किस मंजिल पर किस राह पर लेकर जाती है आपको नहीं मालूम होता उस वक्त। उसके बाद आप वकील बनना चाहते थे? हाँ, वकालत मैंने LLB किया लंदन से, फिर लिंकन इन्स से बार लॉ किया। मैं US जाकर LLM करना चाहता था, मगर हमारे वालिद ने कहा कि बैरिस्ट्री करो, और फिर मैंने किया। उनकी दुआ थी, कामयाब हो गया, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमें शिकायत है कि आप तो एक अच्छे भले ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, मैकडोनल्ड्स में काम किया आपने, ऑक्सफोर्ड के स्टोर्स में भी काम किया। बिल्कुल, वे तो ये तो सब करते हैं, जितने स्टूडेंट जाते हैं, कोई मैं एक्सेप्शन नहीं हूँ। मेरे वक्त की एक तस्वीर है जो मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि आप कितने हैंडसम दिखते थे। आज नहीं है, आज नहीं है। हैंडसम अब भी है, लेकिन अब आप सियासत के लिए ये टोपी, दाढ़ी, अचकन, पजामा? नहीं, ये सियासत के लिए नहीं है, ये एक हमारे हैदराबाद की एक तहजीब का हिस्सा है। मैं इसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता हूँ कि सियासत के लिए नहीं पहनता हूँ मैं। लेकिन सियासत में आ कैसे गए आप? मैं जब वापस आया 94 में, तो उस वक्त हमारे वालिद और जो पार्टी के बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, और तुम, अल्लाह ने आपको काबिल बनाया है, आप आइए पार्टी के लिए काम करिए, खिदमत करिए। जब हम इलेक्शन लड़े 94 में, मैं एक ही MLA जीता हमारे पार्टी से, सिंगल MLA था, तो वो 5 साल बड़ी मेहनत करना पड़ा। फिर 94 में MLA बना, फिर 96 में एक पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया, आप थोड़ा सांस लिए, फिर 98 का एक पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया, फिर 99 में एक और आ गया। तो उसमें क्या हुआ कि क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से मैं सफ़र के महीने में पैदा हुआ, तो मेरी माँ हमेशा शिकायत करती कि तुम घर में नहीं रहते। मतलब अम्मा, आपने सफ़र के महीने मुझे पैदा किया, तो इसी में चले हैं। तो सफ़र से सियासी सफ़र शुरू हो गया। शिकायत तो वाइफ को भी होगी, क्योंकि जिस दिन शादी हुई उसके अगले दिन सुबह विधानसभा में भाषण देने पहुंच गए। हाँ, आप ये रजत जी, आपको पुराने ज़ख्म कुरेदने की बड़ी बुरी आदत है। आप अपने घर को चले जाएंगे वापस, मुझे भी जाना है। तो बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि घर में लोग नहीं भूलते, तो वो आपका एक वीक पॉइंट बन जाता है। आपको भी शायद कभी कभी इस्तेमाल करते होंगे आपके खिलाफ। बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हाँ। एक दो सवाल हम ले सकते हैं अभी पब्लिक से, पूछिए। अभी UAE में एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना प्रधानमंत्री मोदी जी की मेहनत से, तो उस चीज़ से आप खुश हैं या नहीं? नहीं, ये तो UAE का बादशाह जिस दिन मैं बन जाऊंगा कुछ जवाब दे पाऊंगा। मैं तो UAE का बादशाह नहीं हूँ। वो तो सिर्फ पूछ रही है कि आप इससे खुश हैं या परेशान हैं? नहीं, मैं इसलिए खुश हूँ कि वहाँ पर UAE हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। UAE में हमारे लाखों भारत के लोग काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। तो वो बादशाह ने फैसला किया, मोदी जी ने उनको रिक्वेस्ट की थी कि उन्होंने फिर उनको इजाज़त दी। तो अब दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से आता है, हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो, और उनका इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर लोग, हमने देखा जावेद अख्तर साहब भी जय सिया राम के नारे लगवा रहे थे। अच्छा, वो कब से मज़हब में बिलीव करना शुरू कर दिए? वो तो एथिस्ट है ना। तो वो तो नोन फैक्ट है, वो तो बोलते हैं कि मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिंदुस्तान में जमहूरियत, डेमोक्रेसी बची हुई है तो हिंदुओं की वजह से बची हुई है। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। इसलिए कि जमहूरियत अगर बची हुई है और बची रहेगी किसी भी हालत में, संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, देखिए संविधान गाइड करता है। कोई कम्युनिटी अपनी जगह पर है, मगर उस सबको, मुल्क को गाइड करने वाला तो संविधान है। तो संविधान हमारा रिलीजियस न्यूट्रल है, और वो जब तक वो संविधान रहेगा तो जमहूरियत भी शायद थोड़ा कमज़ोर पड़ी ज़रूर है, बट जमहूरियत तो रहेगी। आप कह रहे कमज़ोर पड़ी है, लेकिन बहुत सारे मौलाना, मौलवी, उलेमा, अभी बरेलवी उलेमा हैं, मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी, उन्होंने कहा जो सेक्युलर कहने वाले मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, मोदी को वोट दो। तो मौलाना को चाहिए कि मोदी जी से टिकट लेकर MP का इलेक्शन जीत जाएं। बताइए, UP से टिकट ले लीजिए, ये जमानत बचा पाए तो फिर हमको आप बुला लीजिए दोबारा। तो अब मौलाना है, बोल दिए हैं बेचारे, खजूर खा लिए होंगे तो बोल दिए, तो बोलना ही पड़ता है।
लेकिन आप देख रहे हैं कि आजकल ज़माना बदल रहा है। पहले लोग मुसलमानों की, उनके वोट की बात करते थे, अब सिर्फ हिंदुओं की वोट की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। नहीं, मैंने जब 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आज़म बने, मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं आपको एक चीज़ की मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस मिथ को तोड़ दिया मुस्लिम वोट बैंक के। मुस्लिम वोट बैंक का एक मिथ है, ये एक अफसाना है जो कभी हकीकत से ताल्लुक़ रहा नहीं उसका। इस देश में हमेशा से ही मेजॉरिटी वोट बैंक रहा, मगर मुसलमानों को एक दिल फरेब और बहुत सी खूबसूरत बातें, आपका वोट बैंक, अरे भाई तुम्हारा वोट बैंक ही नहीं है कभी। अगर आपका वोट बैंक होता तो फिर कितने एमपी जीत पाए पॉपुलेशन के लिहाज से। और नरेंद्र मोदी ने तो अब मुसलमानों को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज कर दिया। वो बात भी नहीं करते मुसलमान वोट के बारे में, किसी को टिकट भी नहीं देते, उनके पास एक मुस्लिम एमपी भी नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर भी नहीं है। तो ये सच्चाई है कि अब उनको ज़रूरत भी नहीं है बीजेपी को, बिल्कुल मार्जिनलाइज करके रख दिया पॉलिटिकली, सोशली मुस्लिम माइनॉरिटी को इस देश में। लेकिन तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं आजकल, वो कह रहे हैं माई के साथ बाप भी। नहीं, वो उनका तरीका ये है कि यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा और मुसलमान